हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ा दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 में 2 उदाहरण थे, उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सो सुनिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? थ्योरी क्लास में बताए थे कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जरूरी नहीं है कि P/Q के रूप में ही लिखा जा सकता है। इसको A/B के रूप में भी लिखा जा सकता है, M/N के रूप में भी लिखा जा सकता है, X/Y के रूप में भी लिखा जा सकता है। ABCD से Z तक कोई भी लेटर में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, P/Q से सूचित किया जाता है, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, ये शून्य का मतलब 0। क्या ये परिमेय संख्या है? तो इसके बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1 रहेगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो बताइए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P का मान भी है और इसमें Q का मान भी है, तो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 के बट्टा में कुछ नहीं रहता, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो उसको P/Q के रूप में अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। उदाहरण में मैंने आपको बताया था, उदाहरण 2 में कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो देखिए पहला वाला होता है A का मान। A का मान कितना है? 3। दूसरा वाला होता है B का मान। B का मान है 4। तो कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको? 6 परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे। हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो A और B को जोड़ेंगे तो 3 + 4। भाग किससे देना है? 2 से। ठीक है, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 7 के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या है? 1। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7/2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। पहली परिमेय संख्या निकल गया। इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। क्या निकालेंगे? दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? पहली परिमेय संख्या कितना आया है? 7/2। तो 7/2 में A का मान जोड़िए या फिर B का मान जोड़िए, आपकी मर्जी है। तो A का मान जोड़ते हैं 3 और भाग किससे देना है? भाग हमेशा 2 से देना है, भागा 2। ठीक है, 3 के बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या है? 1। अब क्या करेंगे?
2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबा में लगेगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 प्लस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मरतबा में, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, भागा 2 है, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2/1। अब 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, बट्टा में 2, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13/2 को 2 दूना 4, दूसरी परिमेय संख्या निकल गया 13/4। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। क्या निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, दूसरी परिमेय संख्या जो निकाले है ना, तो उसमें 1 का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। दूसरी परिमेय संख्या निकाले है 13/4, इसमें 1 का मान जोड़िए या फिर b का मान, तो 1 का मान जोड़ते हैं, भाग किससे देना है, भाग हमेशा 2 से देना है। तो 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 13। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 मरतबा मिलेगा। 4 तिया कितना होता है 12, 2 3 कितना हो जाएगा 5, 1 और 1 2, 25/4। बट्टा के कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बट्टा के नीचे में भाग को उल्टा क्या होता है गुना, 1/2। 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25/2, चौके 8, 2 चौके कितना होता है 8, तो तीसरी परिमेय संख्या कितना आया 25/8। इसी प्रकार से अब निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। अब क्या निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, तीसरी परिमेय संख्या क्या निकाले 25/8, तो 25/8 में 1 का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़िए। तो 1 का मान क्या है 3, भाग किससे देना है 2 से, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, 8 और 1 का लघुत्तम 8, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 तिया 24, ठीक है, भागा 2। अब क्या करेंगे 5 और 4, 9 2 2 4, 49 बट्टा में 8, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 2 नीचे, 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49/8 दूना 16, कितना हो गया 49/16। ये निकल गया चौथी परिमेय संख्या। अब क्या निकालेंगे पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, चौथी परिमेय संख्या क्या आया है 49/16। 49/16 में 1 का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़िए। 1 का मान क्या है 3 है, भाग किससे देना है 2 से, बट्टा के कुछ नहीं, नीचे में तो क्या रहता है 1, 16 और 1 का लघुत्तम 16, तो कितना हो जाएगा 49। 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48 भागा 2, 9 8 17 का 7 हासिल 1 4 4 8 और 1 9, 97/16, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो 1, भाग का उल्टा गुना 1/2, 97 को 1 से गुना करेंगे तो 97, 16 दूना 32। ये निकल गया आपको पांचवी परिमेय संख्या। हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या। तो अब क्या लिखेंगे छठी परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या कितना निकाले 97/32, तो 97/32 में क्या करेंगे 1 का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़िए। 1 का मान 3 जोड़ कर भाग किससे देंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे। 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब क्या करेंगे 32 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 32, तो 97 प्लस 1 से 32 में भाग देंगे तो 32 आएगा, और 32 को 3 से गुना करेंगे तो 96 आएगा, भागा 2, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, बट्टा में 32, 2 के नीचा में कुछ नहीं तो क्या है 1, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। 193 को 1 से गुना करेंगे तो 193/32 दूना 64 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 परिमेय संख्या बोल रहा था याद करने के लिए, तो छठी परिमेय संख्या कितना आया 193/64, यही आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्या बताए, पहला वाला होता है a का मान, दूसरा वाला b का मान। a का मान कितना है 3/5, b का मान कितना है 4/5। हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक का मान है 3/5, बी का मान क्या है 4/5। भाग किससे देंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे सो सुनिए, 5 और 5 का लघुत्तम 5, तो 3 + 4 भागा 2। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/5। 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 2 नीचा। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7/5 दूना 10। तो पहली परिमेय संख्या कितना निकल गया 7/10। इसी प्रकार से निकालेंगे हम दूसरी परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या कितना आया है 7/10। तो 7/10 में एक का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़िए। तो a का मान क्या है 3/5, तो a का मान जोड़ते हैं 3/5। भाग किससे देना है 2 से। अब क्या करेंगे, 5 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10। तो 7 + 5 दूना 10, 3 दूना 6 भागा 2। 7 और 6 13 बट्टा में 10, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 2 नीचे। 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13, 10 दूना 20। तो दूसरी परिमेय संख्या कितना निकल गया 13/20। इसी प्रकार से निकालेंगे हम तीसरी परिमेय संख्या। कैसे निकलेगा तीसरी परिमेय संख्या, जो दूसरी परिमेय संख्या निकाले है ना उसमें a या फिर b का मान जोड़ दीजिए। a या फिर b का मान जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए कितना से 2 से। अब क्या करेंगे, 20 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 13, 5 चौका 20, 3 चौका 12 भागा 2। 3 और 2 5, 1 1 2 25/20, भाग का उल्टा गुना, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो 25 को 1 से गुना करिएगा तो 25/20 दूना 40, कटेगा 5 से। 5 25, 5 8 40, कितना आ गया 5/8। तो तीसरी परिमेय संख्या क्या निकल गया 5/8। निकाले इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। 13/20 दूसरी परिमेय संख्या कितना निकाले 13/20। उसमें a का मान जोड़ दिए या फिर b का मान, आपकी मर्जी है। तो हम a का मान जोड़े 3/5। भाग किससे देते हैं, हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो 20 और 5 का लघुत्तम 20, 20 से 20 में भाग लेंगे तो 1 मर्तबे। तो 13 × 13, 5 चौका 20, 3 चौका 12 भागा 2/1। तो इसको जोड़े तो 25/20 आया, गुने, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 2 नीचे। 25 को 1 से गुना किया तो 25, अब 20 दूना 40, कटेगा 5 से। 5 25, 5 8 40, तो कितना आ गया 5/8। तो तीसरी परिमेय संख्या निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा चौथी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या जो निकाले है ना उसमें, तीसरी परिमेय संख्या जो निकाले है उसमें a का मान जोड़िए या फिर b का मान जोड़िए। तो a का मान क्या है 3/5, भाग देना है किससे 2 से। अब क्या करेंगे, 8 और 5 का लघुत्तम, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 1 25 प्लस 5 8 40, 3 8 कितना होता है 24, 3 8 24 भागा 2। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 2 4, 49/40, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 2 नीचे आएगा। 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49, 40 दूना
80। तो चौथी परिमेय संख्या क्या निकल गया? 49/80। इसी प्रकार से पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? जो चौथी परिमेय संख्या आया है ना 49/80, 49/80 जो आया है उसमें a का मान जोड़ दीजिए या फिर b का मान। a का मान क्या है? 3/5। भाग दे दीजिए किससे? 2 से भाग दे दीजिए। 80 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 80। तो 49 प्लस 5 से 80 भाग दीजिएगा तो 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, भागा 2। अब इसको जोड़िए, 9 8 17 का 7 80, लेख 4 4 8 और 1 9, 97/80। भाग का उल्टा गुना, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। 97 को 1 से गुना करिएगा तो 97/8 दूना 16, 160 आंसर। कितना परिमेय संख्या बोल रहा था? 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या निकाल दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सो सुनिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसको समझिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, ये भी कहाँ तक जाती है? ये भी जाती है अनंत तक। क्वेश्चन को समझिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य होगा क्योंकि देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी आया है ना 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसे रहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तब यह कथन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है सो समझिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से न शुरू होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आया हुआ है ना, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है। देखिए, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए यह कथन असत्य हो जाता। लेकिन क्या कहता है प्रश्न कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सही है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन अंक में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो सुनिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? इसको सबसे पहले समझिए कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्या धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक देखिए ऋणात्मक के रूप में भी है और धनात्मक के रूप में भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें माइनस भी और प्लस वाला भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाला होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि सभी पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक, क्योंकि सभी पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। इसको समझिए। देखिए पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस वाला, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस वाला। तो देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल क्या है? धनात्मक है, इसलिए यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन अंक में तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बताए हैं? कि जिसको P बट्टा में Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का जैसे देखिए परिमेय संख्या 1/2, ये क्या है? अंश बट्टा हर के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माइनस के रूप में भी हो सकता है, -4/5। देखिए -4/5 P बट्टा Q के रूप में है ना, अंश बट्टा हर के रूप में है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन गलत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसमें माइनस वाला है कहीं पर? पूर्ण संख्या में माइनस नहीं ना आता है, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या में माइनस और प्लस, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि -4/5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि -4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। क्योंकि -4/5, ये उदाहरण लिए अपने मन से माने हैं -4/5, क्योंकि -4/5 एक परिमेय संख्या है ना, P बट्टा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये परिमेय पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक में होता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।